नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज की हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी पॉलिटी क्वेश्चन हम इसके अंदर करते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं इसका जो चेंज है ना, जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम इसमें पॉलिटी के साथ साथ हम हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चन डालते रहे साथ साथ, ताकि एक सब्जेक्ट के साथ नहीं काम चलेगा। हम सोच रहे साथ एक दो सब्जेक्ट और ऐड कर देते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है अपने पास है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। बड़े ध्यान से देखना, बहुत बार पेपर के अंदर आता है। क्या बोला? सारी चीजें बताएंगे इसके अंदर। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र, क्या बोला मैंने? संयुक्त सत्र बोला। इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग की बात की है कि अध्यक्षता कौन करता है। क्या बोला मैंने? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो इसकी अध्यक्षता क्या राज्यसभा का सभापति करता है, जिसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चेयरमैन। क्या बोला मैंने? चेयरमैन बोलते हैं। वो क्या होता है अपने पास? वो होता है अपने पास उपराष्ट्रपति। एक चीज लिख लेना, क्या होता है? उपराष्ट्रपति। एक क्वेश्चन इसमें और बनता अपने पास, जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, वो संसद का पार्ट नहीं होता। क्या बोला मैंने? वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। दोबारा फिर सुनो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। मतलब क्या बना? ना तो ही वो लोकसभा का, ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होता। समझ में आ गया ना? क्या बोला मैंने? न तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वो अपने पास क्या हो गया? उपराष्ट्रपति हो गया। समझ में आ गया? किसी का भी सदस्य नहीं होता। लेकिन जो उसकी क्वालिफिकेशन है ना, क्या बोला मैंने? उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी योग्यता है, वो एक राज्यसभा, क्या बोला मैंने? वो एक राज्यसभा का जो मेंबर होता है ना, जो सदस्य होता है, उसके इक्वल होने जरूरी है। क्या बोला? उसके इक्वल होनी जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, लोकसभा का सदस्य। ये इसका सही आंसर होगा, जिसको क्या बोलेंगे? लोकसभा का सदस्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। एट प्रेजेंट हमारा जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। क्या वो कौन है? ओम बिरला। यहां तक समझ में आ गई होगी। संसद का वरिष्ठ सदस्य नहीं होता। और भारत का राष्ट्रपति, हाँ, इसको ये भी करता है। देखो बड़े ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन और देखेंगे। जो भारत की जो संसद की संयुक्त अध्यक्षता है ना, वो बुलाता कौन है? क्या संयुक्त जो सत्र है, ज्वाइंट सीटिंग है, कौन बुलाता है उसको? उसको बुलाता है भारत के राष्ट्रपति। क्या बुलाते हैं उसको? भारत के राष्ट्रपति तो उसको बुलाते हैं, लेकिन उसको प्रिसाइड करता है ना, उसकी अध्यक्षता करता है, वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। लेकिन बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन एक चीज और देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि ये किस सिचुएशन के अंदर बुलाया, किस स्थिति में बुलाई जाती है ज्वाइंट सीटिंग, किस स्थिति के अंदर संयुक्त सत्र बुलाया जाता है? जब मान लेते हैं कोई भी सामान्य बिल, मैंने क्या बोला? सामान्य बिल। याद रखना इस बात को। क्या कहा गया मैंने? सामान्य बिल। सामान्य बिल की बात की है मैंने यहां पे। सामान्य बिल, सामान्य बिल का मतलब होता है 1/3 मेंबर्स किसी भी सदन के। किसी भी सदन का मतलब क्या होता है? या तो वो अपने पास लोकसभा होती है, क्या बोला मैंने? या तो लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें। लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन में से 1/3 में से पास होना जरूरी है वो। क्या बोलेंगे? 1/3 में से पास होना जरूरी है वो बिल। उसको सामान्य बिल बोलेंगे। जैसे किसी को सिटीजनशिप देनी है, सामान्य बिल से हो सकती है। कुछ ऐसे जो लेजिस्लेशन है, तो बिल होते हैं जो सामान्य बहुमत से पास कराए जाते हैं। किसी की मान लेते हैं, अगर कोई राज्य है, उसका नामकरण करना, नाम बदल देना है, या उसकी बाउंड्री को बदल देना है। उसमें कोई राज्य है, उसमें से 2 राज्य बनाने पड़ सकते हैं हमारे को। कोई बड़ा राज्य 2 राज्य बना सकते हैं उसके। तो ये क्या होते हैं? सामान्य बिल होते हैं अपने पास। ये सामान्य बिल, इसमें से लोकसभा या राज्यसभा में से सामान्य मतलब 1/3 मेंबर इसको पास कर देते हैं। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कोई भी सामान्य बिल है, अगर 1/3 से पास नहीं होता, क्या बोला मैंने? 1/3 से पास नहीं होता, डेडलॉक हो जाता है। ना राज्यसभा से पास होता, ना लोकसभा से पास होता। अगर पास नहीं हुआ तो डेडलॉक हो गया। अब पास करवाना जरूरी है बिल। अगर पास करवाना जरूरी है बिल, तो क्या करेंगे? फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी बात। प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट करेगा उस पे आर्टिकल 108, क्या बोलेंगे?
आर्टिकल 108 अनुच्छेद अनुच्छेद का यूज करके, आर्टिकल 108 यानी 108 आर्टिकल का यूज करके प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है और ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है ज्वाइंट सिटिंग। किस बिल में? केवल और केवल मैंने बोला है, देखो यहां पे केवल लिख देता हूं मैं, केवल। क्या बोला मैंने? केवल। केवल सामान्य बिल के लिए ही ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। क्या बोला मैंने? केवल ज्वाइंट सिटिंग सामान्य बिल के लिए बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लेते हैं ज्वाइंट सिटिंग सामान्य बिल के लिए होगी, एक और बोलता है अगर सामान्य बिल है तो इसके अलावा कौन से बिल होते हैं? इसके बाद हमारे संशोधन के बिल होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। सॉरी, एक्ट नहीं, बिल बोलेंगे। पहले तो एक्ट बिल होता है, फिर उसके बाद में वो एक्ट बनता है। कब? जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है। दोबारा फिर सुनो, केवल और केवल सामान्य बिल ही के लिए हम ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं आर्टिकल 108 का यूज करके। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करता है। कितने से पास होना जरूरी है? फिर ज्वाइंट सिटिंग से 1/3 से वो पास होना जरूरी है। कब बुलाई जाती है? जब दोनों कोई बिल पास करवाना पड़े और डेड लॉक बन जाए राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बिल पास नहीं होने पर, तो फिर कौन बुलाता है? उसको प्रेसिडेंट बुलाता है 108 आर्टिकल का यूज करके। अब एक चीज, क्या भारत का जो राष्ट्रपति है, क्या ये भी कभी अध्यक्षता करता है किसी की? हाँ बिल्कुल। ये एक सत्र होता है जब लोकसभा, क्या बोला मैंने? जब नई लोकसभा बन के आती है तो पहली सीटिंग कौन अध्यक्ष करता है? ये भारत का राष्ट्रपति करता है, जब कोई नई अध्यक्षता आती है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। लेकिन एक चीज और समझो लास्ट, जो बतानी, सामान्य बिल हमने, एक हम करते हैं संविधान संशोधन बिल। क्या बोलेंगे? संवैधानिक संशोधन बिल की बात करते हैं, ठीक है ना। ये ज्वाइंट सिटिंग इसके लिए नहीं होती। क्या बोला मैंने? ज्वाइंट सिटिंग हमारी संवैधानिक संशोधन बिलों के लिए नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें 2/3 मेजोरिटी से बिल को पास करवाना जरूरी होता है। क्या बोलेंगे? इसमें हमारे को 2/3 बहुमत से, क्या बोला मैंने? बहुमत से बिल पास होना चाहिए, 2/3 से, और प्रत्येक सदन से अलग अलग पास होना चाहिए। तब वो जाके राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा? अपने साइन करेगा, तब वो बिल से एक्ट बन पाएगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब होता है इंपीचमेंट। पहली चीज देखो, जो इंपीचमेंट है ना, ये अपने संविधान के अंदर नहीं है। क्या बोलेंगे? जो इंपीच वर्ड है ये अपने संविधान के अंदर कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, अगर इंपीचमेंट वर्ड अगर शब्द है तो ये केवल और केवल, क्या बोलेंगे? ये केवल और केवल ओनली, ये प्रेसिडेंट के लिए होता है। यानी क्या बोला मैंने? ये केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही यूज होता है। लेकिन हम जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनके लिए भी करते हैं। इंपीचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उसका तरीका करेंगे, मैनर करेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोसेस तो रहेगा इंपीचमेंट का, बट इंपीचमेंट वर्ड वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। एक और चीज देखिएगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उस पर महाभियोग चलाया जाता है, बिल्कुल। लेकिन किस स्थिति में उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है? केवल और एक ही है, एक ही ग्राउंड है उस पर। वो क्या है? वोयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला मैंने? वोयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन करने पे क्या बोलेंगे? वोयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन करने पर। क्या बोला मैंने? संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर ही केवल और केवल इंपीचमेंट चला जाता है। दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट, क्या? ये जो वोयलेशन ऑफ इंपीचमेंट है ना, ये हमारे संविधान के अंदर, क्या बोला मैंने? ये हमारे संविधान के अंदर, संविधान में कहीं भी नहीं है। क्या बोला मैंने? कहीं भी नहीं है। याद रखना इस बात को। कई बार क्वेश्चन आता है, जो ये वोयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का उल्लंघन है, क्या हमारे संविधान के अंदर ये लिखा गया कहीं पे? ये कहीं भी नहीं डिफाइन किया गया है, कोई डेफिनेशन नहीं है। क्या होता है
वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं बताई गई ये बात हमारे संविधान के अंदर इंपीचमेंट कब लगा सकता है। लेकिन और चीज देखिए, किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट पे बहुत बार आता है, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पे इंपीचमेंट या महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल रहेगा उसका 61। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत अनुच्छेद, क्या बोला मैंने? अनुच्छेद 61 के तहत हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट लगा सकते हैं। आर्टिकल कभी अगर पूछा जाए ना, क्लोज ए कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोज 1 के तहत इस पे इंपीचमेंट चलाया जा सकता है। और देखिए कहां पे चलाया जाएगा, खास बात है ये, कहां पे इंपीचमेंट ला सकता है? महाभियोग कहां पे? क्या उच्चतम न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत जवाब। केंद्रीय मंत्रिमंडल में? बिल्कुल भी नहीं, गलत जवाब। प्रधानमंत्री? बिल्कुल भी नहीं। सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा संसद में आता है ये। संसद के द्वारा इंपीचमेंट या महाभियोग चलाया जा सकता है। किसके ऊपर है? राष्ट्रपति के ऊपर। बट एक चीज और देखने की, कई बार क्वेश्चन आता है, क्या केवल और केवल संसद के राज्यसभा में? प्रश्न आता है, लिख देते हैं, केवल राज्यसभा में। ऐसे बनता है क्वेश्चन अपने पास, केवल राज्यसभा में, राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, ये क्वेश्चन आता है अपने पास। क्या केवल राज्यसभा में या केवल लोकसभा में? तो इसका जो सही जवाब रहेगा ना, दोनों में, किसी में आ सकता है। क्या बोलेंगे? किसी में भी महाभियोग की प्रक्रिया आ सकती है, लाई जा सकती है संसद के द्वारा। कब? किसी भी टाइम। क्या बोलेंगे? टाइम नहीं है कोई इसका डिफाइन, कोई भी टाइम, किसी भी टाइम उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अब देखिएगा अपने पास, अगर मान लेते हैं किसमें, राज्यसभा में अगर ये प्रक्रिया लेके आई जाती, क्या बोला मैंने? राज्यसभा की अगर प्रक्रिया, तो पहले 1/4, क्या बोला मैंने? 1/4 मेंबर उस पर साइन करेंगे। क्या करेंगे? उस पर जो प्रस्ताव लेके आए ना, उस पर सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर होने के बाद क्या बोलेंगे? उस पर सिग्नेचर होंगे, और सिग्नेचर होने के बाद भी पास कितना? ये 2/3 से पास होना जरूरी है राज्यसभा के अंदर, फिर लोकसभा के अंदर जाएगा ये। पहले अगर यहां से चला है तो फिर इसके अंदर जाएगा। फिर या करें, लोकसभा क्या करती है? फिर उस पर जांच बिठाती है। क्या बोला मैंने? जांच बिठाती है उसके ऊपर, जिसको कमेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमेटी बोलते हैं। कमेटी बनाती है, फिर वो कमेटी चेक करती है। क्या बोलेंगे? फिर वो कमेटी चेक करती है कि ये जो महाभियोग चलाया, ये प्रोसेस चलाया गया है, ये सही है या गलत है। अगर वो कमेटी कह देती है हाँ ये सही है, तो इसका मतलब फिर इसमें से भी 2/3 इसको पास कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इंपीचमेंट का प्रोसेस पूरा हो गया। अब एक चीज और, इससे पहले राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन होता है? इससे पहले राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन होता है, विकल्प होता है। उसको 14 दिन पहले, क्या बोलेंगे? उसको 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले उसको नोटिस भेजा जाता है, तब उस पर इंपीचमेंट चलता है। फिर वो अपने डिफेंड के अंदर चाहे तो कुछ कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। 14 दिन के अंदर पास करना जरूरी होता है। 14 दिन के अंदर, 14 दिन का नोटिस को पहले देना पड़ता है, दोनों से पास करवाना पड़ता है, फिर उसी दिन से मानते हैं क्या है? इंपीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। सारी चीजें इसके अंदर मैंने बता दी हैं आपको। 2/3 से पास होना जरूरी होता है। उसके बाद 1/3 साइन करते, साइन करने के बाद फिर ये लोकसभा में जाते हुए एक क्या बनाती? कमेटी बनाती। कमेटी जांच करते, जांच सही पाई गई तो 2/3 से भी ये भी पास कर देता है। नोटिस दे देते 14 दिन पहले, फिर वो डिफेंड कर सकता है इसके लिए। अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए या तो खुद कर सकता है या किसी अपने मेंबर को भेज सकता है, चाहे तो। केवल और केवल इंपीचमेंट वर्ड केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए बना है, लेकिन ये प्रोसीजर है उच्चतम न्यायालय के या किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का भी। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास काफी इंपोर्टेंट तो है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? कितनी बार निर्वाचन जो इलेक्शन है वो कितनी बार लड़ सकता है? तो सही आंसर देखिए इसका क्या है। क्या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? जो भारत का राष्ट्रपति है ना, अपने पद के लिए, निर्वाचन के लिए कितनी भी बार खड़ा हो सकता है। क्या बोलेंगे? इसके कोई लिमिट नहीं है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मन चाहे जितना भी खड़ा हो सकता है, जितनी बार भी क्या कर सकता है? वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन हमारे को ये क्वेश्चन क्यों देता है एग्जामिनर? क्योंकि जो अमेरिका का ना, क्या बोलेंगे, जो अमेरिकन राष्ट्रपति है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उससे क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं इसकी। क्योंकि वहां पे क्या है? 2 पार्टी हैं, एक तो है डेमोक्रेटिक, क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक, एक है रिपब्लिकन, क्या बोलेंगे?
रिपब्लिकन। दो पार्टी हैं, एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये, दो पार्टी है यहाँ पे। वहां पे जो प्रेसिडेंट का जैसे अपने यहाँ पे टाइम कितना होता है, यहाँ पे जो टेन्योर होता ना, टेन्योर होता है 5 साल के लिए चुनते हैं उसको। लेकिन अमेरिका के अंदर कितना है, अमेरिका के अंदर वहां पे जो टेन्योर है, टाइम है, वहां पे केवल और केवल 4 साल के चुनते हैं उसको, राष्ट्रपति को। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे एक राष्ट्रपति केवल 2 बार चुना जाएगा। क्या बोलेंगे, 2 बार चुना जाएगा, मतलब क्या हो गया, 8 साल के लिए। उसकी जो टाइम पीरियड कितना हो गया, 4 साल हो गया। मान लेते हैं कोई प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी से उठा है, अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पे 2 बार ही लड़ सकता है इलेक्शन, 2 बार ही जीत सकता है डेमोक्रेटिक से। फिर रिपब्लिकन, यानी कह सकते हैं 8 साल के लिए तो इनकी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक की होती है, और 8 साल के लिए रिपब्लिकन की होती है। हम ऐसे कह सकते हैं टाइम 4 साल का होता है, लेकिन वो 2 बार लड़ सकता है, 4 4 साल के लिए। 4 साल का टाइम होता है, लेकिन 2 टर्म कर सकता है अपनी पूरी। लेकिन इंडिया के इसमें ऐसा नहीं है। आर्टिकल क्या बोला मैंने, आर्टिकल 57, अनुच्छेद, यहां पर लिख देते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति जितनी मर्जी चाहे उतनी बार इलेक्शन लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने रखे हैं ऐसे 2 क्वेश्चन हम ले लेंगे पॉलिटी के, लेकिन हम 1 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का साथ में करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन सी घटना सबसे पहले हुई, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। क्या बोला मैंने, एसएससी के द्वारा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। अब हमारे को ऐसे नहीं है पहले एक डेट दे दी, एक से काम करने, नहीं, सभी का पता होना जरूरी है। अब देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले घटना कब हुई, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1918 के अंदर। क्या बोलेंगे, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 के अंदर। कि कौन था इसके अंदर, जो मेन जो लीडर था ना, वो था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। क्या हो गई थी इसमें, खेड़ा में फसल खराब हो गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन जो लगान थी, लोगों का जो टैक्स था ना, वो अंग्रेजों ने उतना ही रखा था। उसके विरोध में क्या किया था फिर, खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 1918 के अंदर किया था। नेक्स्ट देखिए, अपने पास दांडी यात्रा, ये कब हुई थी, 1930 के अंदर हुई थी। क्या हुई थी, 1930 के अंदर हुई थी दांडी यात्रा, जिसको नमक कानून भी जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, नमक कानून के नाम से, नमक तोड़ो कानून भी बोलते हैं इसको, दांडी यात्रा भी बोलते हैं इसको। आगे देखिए, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। अब एक चीज और देखते हैं, बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था। बंगाल का जो विभाजन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लॉर्ड कर्जन थे ना, क्या बोलेंगे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन थे ना, जो बंगाल के अंदर, क्या बोलेंगे, बंगाल के अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, उसका मतलब क्या बोलेंगे, जो हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना था। लोग वहां पे अपने देश के प्रति थे ना, जो उनमें जागृता की भावना थी, वो जाग चुकी थी। अब हर एक इंसान वहां पे, हर एक जो क्रांतिकारी था, वो अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को समझने लगा था। तो इस भावना को तोड़ने के लिए अंग्रेजों और सॉरी हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ने के लिए जो लॉर्ड कर्जन ने चाल चली थी, फूट डालो शासन करो वाली, यहां से चली थी। उसने क्या किया, यहाँ पे 2 हिस्सों में बांट दिया, किसको, बंगाल को। एक जो जिसमें मेजोरिटी थी, या फिर एक में ज्यादा संख्या थी हिंदुओं की, वहां पे उसको अलग कर दिया। उसमें जो जहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, वहां पे मुस्लिमों की संख्या कम थी, यानी मुस्लिम वहां पे अल्पसंख्यक बना दिए। और एक जगह जहां पे जो मुस्लिम मेजोरिटी थी, मुस्लिम ज्यादा थे, वहां पे हिंदू को कम मेजोरिटी के अंदर रख दिया, कम रख दिया गया। इसमें क्या हुआ, उनमें जो एक दूसरे के प्रति लड़ाई की भावना पैदा हुई, उनके अंदर क्या डाल दिया, फूट डालो। ठीक इसके 1 साल के बाद, बंगाल का विभाजन के बाद, मुस्लिम लीग की स्थापना करवाने के पीछे भी 1906 में, किसमें थे, ये हुई थी 1906 के अंदर। क्या बोलेंगे, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। और लीग की स्थापना के पीछे किसका कारण था, जो हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। पहले तो यहां पे तोड़ दिया था, लेकिन उनके जब समझ में नहीं आई ना बात मुस्लिम अंग्रेजों के, तो उन्होंने क्या किया था, अलग से मुस्लिमों के लीग बनवा दी थी, जिसकी आगा खान ने, क्या था, सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने इसकी अध्यक्ष स्थापना की थी, इसकी मुस्लिम लीग की। अब और चीजें समझते हैं, जो बंगाल का विभाजन क्या था, वो भारतीय राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए क्या था, लोगों में फूट डालने के लिए क्या था। और उन्होंने जो ग्राउंड बताया था ना, तो क्यों विभाजन किया गया, क्योंकि अंग्रेज मानते थे जो बंगाल है वो एक बहुत बड़ी स्टेट है, उस पर प्रशासन करना इतना आसान काम नहीं है। वो बहुत बड़ी स्टेट होने के कारण उस पर जो प्रशासन चलाना एक छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसलिए क्या किया उन्होंने, इसको प्रशासनिक आधार मानते हुए, अंग्रेजों ने प्रशासनिक आधार मानते हुए बंगाल का विभाजन किया था 1905 के अंदर। तो इसके दौरान 2 चीजें और निकल के आई, वो क्या थी, एक तो
बाइकोट, जिसे क्या बोलेंगे, बाइकोट आया था। दो वर्ड आए थे, पहला तो स्वदेशी था, स्वदेशी, और एक था बहिष्कार। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पर सुनाए ना, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके विरोध में आए थे? बंगाल के विभाजन के विरोध में आए थे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन 1927 के अंदर तो बना था ये, लेकिन 1928 के अंदर, क्या बोलेंगे, 1928 के अंदर ये कहां पे आया था? इंडिया के अंदर आया था। क्या साइमन कमीशन? सारे के सारे इसके अंदर जो जितने जितने ही पर्सन थे ना, 7% थे इसमें, 7 मेंबर थे, 7 मेंबर। जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन। क्या बोल सकते हैं? इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे ना, वो कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया। इसमें सभी मेंबर कौन से थे? 7 इंग्लिश ही थे, सारे अंग्रेज के थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? इसलिए व्हाइट कमीशन, व्हाइट व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। अब एक चीज और देखिएगा, जब 1928 के अंदर ये इंडिया के अंदर आया तो इसका विरोध किया गया। क्यों किया गया? जितने भी जो सारे के सारे जो इसमें अध्यक्ष थे ना, सॉरी, जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो क्या थे? सारे के सारे अंग्रेज थे। इसलिए जो भारतीयों ने इसकी तौहीन मान ली, अपनी अपनी इंसल्ट मान ली कि हमारे लिए जो संविधान के बारे में संविधान बनाने जा रहे हैं, इंडिया का एक संविधान अलग से बनाने जा रहे हैं, यानी जो संविधान के बारे में जो प्रोविजन डाले जाएंगे वो इंडिया वालों के लिए डाले जाएंगे, भारतीयों के लिए संविधान तैयार किया जाएगा, लेकिन भारतीय के लिए तैयार किया जाएगा, लेकिन एक भी भारतीय नहीं है। इसलिए इसका विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, एक भी बंदा इंडियन इसके अंदर नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। ये देखो, इसका एक कनेक्शन 1919 का अधिनियम था ना, क्या बोलेंगे, इसका जो एक कनेक्शन है ना, 1919 का अधिनियम था ना, 1919, जिसको मोंटेगू चैम्सफोर्ड, क्या बोलेंगे, मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोल सकते हैं, अधिनियम बोल सकते हैं 1919 का। उसमें क्या डाला गया? उसमें एक प्रोविजन डाला गया कि आने वाले ठीक 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा जो 1919 के अधिनियम की वैलिडिटी को चेक करेगा। क्या 1919 के द्वारा जो बनाए गए नियम है ये क्या सही है या गलत है? क्या इनको हम आगे भी चलाए रख सकते हैं, आगे भी बनाए रख सकते हैं इनको? इसलिए क्या आया था, कि अधिनियम आया था किसमें? 1919 में, लेकिन 10 साल के बाद बना था, लेकिन 2 साल पहले ही बना दिया गया। कब बना? 27 में बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चेक करने के लिए आता है 1919 के अधिनियम की। तो साइमन कमीशन कब आता? 1927 में बना था, 1928 के अंदर भारत में आ गया था। इसका विरोध करने के देखो, गो बैक साइमन के तो क्या लगे थे? आते ही गो बैक साइमन के नारे लगे थे, लेकिन इसका विरोध किया गया खूब। लेकिन इसमें एक लाला लाजपत राय था ना, क्या बोलेंगे, लाला लाजपत राय, यहां लिख देता हूं मैं इसको, लाला लाजपत राय। इसका विरोध करते हुए ये क्या होते, इसको लाठी लगी थी और लाठी में ये क्या होते, मर गए थे। उम्मीद करता हूं आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? 1905 रहेगा। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? सबसे पहले 1905 वाली घटी थी। 1917-18 में घटा ये 1930 में हुआ, ये 1927-28 के अंदर आया था। सही आंसर क्या बनेगा इसका? सी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। हमने क्या, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। हमने ऐसे किया है की बार, 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल ले लेंगे, उसमें इंपोर्टेंट वो इंपोर्टेंट, फिर हिस्ट्री का, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का, हो सकता है नेक्स्ट क्लास के अंदर इकोनॉमी का क्वेश्चन भी लेंगे। देखो, वातावरण की वह परत कौन सी है, परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? खास बात, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो तरंगों क्या करती है? परावर्तित, रिफ्लेक्ट करती है। कौन सी? क्या वो आयन मंडल है, अक्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, बाह्य वायु मंडल है? वो है अपने पास आयन मंडल। क्या बोला मैंने? उसको बोलते हैं आयन मंडल। समझ में आएगा ना? इसमें क्या होता है, एक चीज और है, कई बार क्वेश्चन बनेगा अपने पास, आयन मंडल होती है ना जो, इसके अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ना, क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ना, वो काफी क्या होती है, एक्टिव होती है। क्या बोलेंगे, इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या होती है, एक्टिव होती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसमें कई बार अपने पास एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनता अपने पास है, पहले मंडल कौन सा है, दूसरे मंडल, तीसरा मंडल, तीसरा चौथा, तो उसके बाद पूछता हमारे से इस तरह के मंडल पूछता है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया। जो सबसे पहली परत है ना, ये अपने पास पहली परत, क्या बोलेंगे, पहली परत है अपने पास ये नंबर 1 पे, जिसमें क्या होते हैं हमारी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है ना, सबसे निचली परत, सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है अपने पास, ये होती है
पहली परत बोल सकते हैं। इसमें कितनी जितनी भी क्या है मौसमी घटनाएं, क्या बोला मैंने, मौसमी घटनाएं सभी इसी में होती हैं, सारी की सारी मौसमी घटनाएं इसी के अंदर होती हैं। अब एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो तीसरी घटना घटती है ना इसके अंदर इस पे अगर हम पोल की बात करें ना, क्या बोला मैंने, अगर पोल की बात करें ना, जो वायुमंडल है यहाँ पे पोल पे वो कितना है, वो 8 किलोमीटर तक है। क्या बोला मैंने, 8 किलोमीटर तक है पोल पे। अगर मैं बात करता हूं किसकी, इक्वेटर की, यानी विषुवत रेखा की बात करता हूं, इक्वेटर की बात की मैंने, तो वहां पे कितना है, 18 किलोमीटर है। इसके पीछे मैंने रीजन बताया, छोटी क्लास तो बना रखे लेकिन बट दो तीन शब्दों में याद बताता हूं। क्योंकि क्या है, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे इक्वेटर पे सीधा पड़ता है, यहाँ पे तो नहीं पड़ता, स्लैंटिंग और तिरछा होता है यहाँ पे तो, और तिरछा होने के कारण यहाँ प्रकाश इतना यानी सनलाइट इतनी नहीं पहुंच पाती। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है यहाँ पे पोल्स के ऊपर। अगर बात करते हैं इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सीधा पड़ता है यहाँ पे। अगर सीधा पड़ेगा तो गर्म होगी, अगर यहाँ पे सीधा पड़ेगा इक्वेटर पे मतलब विषुवत रेखा के ऊपर, तो वहां पे हवा क्या होगी, गर्म होगी। अगर हवा गर्म होगी तो गर्म होने के बाद हवा क्या होती है, हल्की होती है। अगर वो हल्की होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी, अगर ऊपर की तरफ उठेगी तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सपेंशन ज्यादा होगा। क्या बोला, एक्सपेंशन ज्यादा होगा हवा के गर्म होने से। हवा के गर्म होने से हवा के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा होता है, एक्सपेंशन ज्यादा होता है तो इसका मतलब इसका जो फैलाव है वो कहां तक पहुंच जाता है, 18 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। एवरेज पता कर लो इसमें से, अगर एवरेज अगर हम अक्षोभ मंडल की हाइट मान लेते तो कितना आ जाएगा, इसमें हो गया कितना हो गया 26 होगा, 13 किलोमीटर के आसपास क्या बनती है, इसकी एवरेज बनती है। तीनों बात समझ में आ गई। पहला इसको अक्षोभ मंडल बोलते हैं, इसको सीधा सीधा एग्जामिनर पूछ लेता अपने पास, क्या बोलता है, ट्रोफोस्फीयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोफोस्फीयर, ट्रोफोस्फीयर बोलते हैं पहला मंडल, पहले टी, उसके बाद आता अपने पास ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा नंबर आता है मीजोस्फीयर। क्या बोलेंगे, दूसरा नंबर आता अपने पास यहां पे किसका आता है, समताप मंडल, जहां पे टेम्परेचर समान होता है। क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बिल्कुल समान होता है। एक चीज और बताता हूं यहाँ की अक्षोभ मंडल की, यहां पे एक वर्ड आता है अपने पास थर्मल लैप्स रेट। क्या बोलेंगे, थर्मल लैप्स रेट, एक वर्ड आता है यहाँ पे उष्मा ह्रास दर। क्या बोला मैंने, उष्मा ह्रास दर बोलते हैं यहाँ पे, थर्मल लैप्स रेट लिख देता हूं उसके, थर्मल लैप्स रेट। ये दो तरीके से होती है, ये दो तरीके की होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अब इसका क्या मतलब बनता है, थर्मल लैप्स रेट। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना अक्षोभ मंडल के अंदर, तो क्या होता है, यहां पे नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ, ऊपर से नीचे से ऊपर चले तो इसका मतलब हाइट बढ़ी, हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर होता है कम। समझ में आया ना। अगर हम नीचे से ऊपर 165 मीटर चले जाएंगे, क्या बोला मैंने, 165 मीटर चले गए, 165 मीटर चले गए ऊपर, तो 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। दोबारा फिर सुनो, क्या बोला, 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है जब हम नीचे से 165 डिग्री पे, सॉरी 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, थर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव थर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। सकारात्मक ऊर्जा ह्रास दर बोलते हैं इसको। नेगेटिव क्या होगा, जब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और अपनी पहले तो घटेगी, फिर लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाएगी, घटना बंद हो जाएगी, मतलब बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसी को बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं नेगेटिव थर्मल लैप्स रेट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी ये बात। इसी के कारण थर्मल लैप्स रेट के कारण ही यहां पे मौसमी घटनाएं होती हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, अपने पास पहली परत है, मौसमी घटनाएं होती हैं, इसमें एक्सपेंशन बता दिया मैंने। फैलाव इक्वेटर के ऊपर कितना होता है, 18 किलोमीटर तक होता है, क्योंकि ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एयर, हवा के फैलाव के कारण, क्योंकि हवा हल्की होती है, प्रकाश सीधा पड़ता है यहाँ पे। टेम्परेचर के कारण, क्या बोलेंगे, ड्यू टू टेम्परेचर के कारण यहाँ पे एक्सपेंशन कहां तक होता है, ऊपर तक होता है। हैवी हवा होती है, भारी हवा होती है कहां पे, पोल्स पे, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर लाइट नहीं गिरता। नेक्स्ट देखिएगा, हमने दूसरा दूसरा किसको माना, दूसरा अपने पास है समतापमान। इसको क्या बोलते हैं, समताप, मतलब जहां पे समान तापमान होता है, तो इसका मतलब इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं दूसरे नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या आता है, इसमें एक चीज और देखो, इसके अंदर हमारे पास एक ओजोन होती है। क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। क्या बोलेंगे, ओजोन लेयर होती है अपने पास एक ओजोन लेयर। ये क्या करती है, जो अपने पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आते हैं ना सन से, उनसे क्या करती है, हमारे को प्रोटेक्ट करती है। क्या बोलेंगे, उनको प्रोटेक्ट करती है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना,
इसका फॉर्मूला होता है O3। ये आने वाले जितने भी हमारी विकिरण होती है सन से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, सभी से हमारा क्या करती है, बचाव करती है। कौन सी? ओजोन परत। कहां पे होती है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। क्या पे होती है? समताप मंडल के होती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है। सभी से बचाती है हमारे को। तीन तरह गिरे जाती हैं, अल्ट्रा वायलेट ए बी सी। सी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, बी सबसे कम होती है, जो क्या करती हैं, गर्म होने में सहायता देती हैं। किसके? जो अपना ऊपर होता है जो समताप मंडल। पहले सी तो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, जो ज्यादा हानिकारक होती हैं, और बी वहां पे रुक जाती हैं, और जो ए होती हैं अपने अर्थ पे आ जाती है, जो हमारे क्या करती हैं, गर्म करने का भी काम करती हैं, जो हमारे अर्थ के। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। तीनों बता दिया। इसमें ओजोन परत होती है, इसके अंदर O3 फॉर्मूला होता है। ये कहां होते हैं? समताप मंडल के, जहां पे समान तापमान होता है अपना। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ है। स्ट्रेटोस्फीयर जो एक नंबर, एक पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे आती है अपने पास मीजोस्फीयर। क्या बोलेंगे? मीजोस्फीयर, जिसको बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलेंगे? मध्य मंडल। मध्य मंडल बोलेंगे। तीसरे नंबर पे आती है। फोर्थ नंबर पे आती है अपने पास ये, जिसे क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आयन मंडल लिख देते हैं यहां पे। क्या बोलेंगे? आयनोस्फीयर, आयन मंडल। लास्ट जो बच गया अपने पास, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर बाहिर वायुमंडल। उम्मीद करता हूं आपको यह सारी की सारी बातें समझ में आ गई। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।